श्री राम स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मित्रों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में देखे थे और साथ ही साथ इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में भी हमने विभिन्न पहलुओं को देखा था, है ना। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक अल्फ्रेड वेगनर थे जो 1912 में आए और बोले कि जो आज के डेट में हम 7 कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, है ना, वो आपस में कंबाइन वे में थे, है ना। और ये कंबाइन होकर के एक फॉर्म में थे जिसको उन्होंने नाम दिया सुपर कॉन्टिनेंट, और उस सुपर कॉन्टिनेंट को बोला जाता था पेंजिया। और पेंजिया किसके माध्यम से सराउंड था? पैंथालसा, यानी कि ह्यूज ओशियानिक बॉडी था जिसके माध्यम से वो सराउंडेड था और जिसको नाम दिया इन्होंने पैंथालसा, है ना। और ये 250 यानी 250 मिलियन ईयर्स एगो पहले ये क्या हुआ, स्प्लिट अप हुआ और ड्रिफ्ट कर गया, और आज के डेट में हम विभिन्न स्थानों पे 7 कॉन्टिनेंट्स के रूप में देख रहे हैं। लेकिन इनका ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी फेल हो गया क्योंकि इन्होंने ये बता पाने में सफल नहीं रहा कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट तो स्प्लिट अप तो हुआ, लेकिन ड्रिफ्ट होने के पीछे रीजन क्या थे, मैकेनिज्म क्या है ना। तो बाद में आया प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, है ना। चलिए, तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लेट मूवमेंट होते हैं, प्लेट मूवमेंट्स कैसे होते हैं, प्लेट किसे कहा जाता है। इन सारी चीज़ों को वन बाय वन हम देखते चलेंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबडक्शन, है ना। ये सबडक्शन जो प्लेट मूवमेंट दिखाया गया है, ये सबडक्शन के साथ साथ हम इसको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। अब ये कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट क्या है? कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट में जब दो या दो से अधिक प्लेटें, यानी कि 2 or more प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर इज नोन एज कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। लेटरल स्लाइडिंग, है ना, यानी कि इसको हम और भी नाम से जान सकते हैं, जैसे कि पैरेलल प्लेट मूवमेंट, है ना, पैरेलल प्लेट मूवमेंट या ट्रांसफार्म बाउंड्री। ऐसे में यहाँ पे 2 प्लेट्स आपको दिखाए गए हैं, है ना। ये प्लेट नहीं कन्वर्ज हो रहे हैं, नहीं डाइवर्ज हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों प्लेट्स के बीच में कैसा मूवमेंट हो रहा है? पैरेलल, यानी कि ये साइड बाय साइड मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। तीसरा प्लेट मूवमेंट है स्प्रेडिंग, यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट में क्या होता है? 2 or more प्लेट्स, है ना, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर इज नोन एज डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। अब हम देखेंगे कि डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट या कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट या पैरेलल प्लेट मूवमेंट, ये सारे के सारे प्लेट मूवमेंट्स तो होते हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे इन्होंने एक दिया थियरी, कौन सा? कन्वेक्शनल करंट थियरी, है ना। 1930 में एक आर्थर होम्स नाम के जियोग्राफर थे, है ना। उन्होंने बताया क्या कि अर्थ के मेंटल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का क्या होता है? डीके। और इस डीके होने की वजह से क्या जनरेट होते हैं? हीट जनरेट होता है ना। हीट जनरेट होता है, और हीट होने की वजह से ही क्या बनता है?
कन्वेक्शनल करंट, है ना। अब ये कन्वेक्शनल करंट क्या करते हैं, प्लेट को मूवमेंट कराते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे आउटर कोर शो किया गया है, यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट निकल रहा है ना। और यहाँ पे ये जो डायरेक्शन दिखाया गया है डाइवर्ज होने का, जब ये मैग्मा के रूप में, है ना, कन्वेक्शनल करंट या हॉट स्पॉट से मैग्मा के फॉर्म में जब आते हैं अर्थ के लेयर्स को मेल्ट करते हुए अर्थ सरफेस पे, है ना, तो ओशियानिक सरफेस पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिज का फॉर्मेशन होता है, हाँ। और ये प्लेट एक दूसरे प्लेट से दूर जाती हैं, लेकिन ये जो कन्वेक्शनल सेल है, यानी कि कहीं ना कहीं इस कन्वेक्शनल करंट का क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। और ये सर्कुलेशन, ये जो डायरेक्शन है, कहीं ना कहीं इस प्लेट को क्या कर रहा है, सबडक्ट कर रहा है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकरा रही हैं, है ना। और ऐसे में जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती हैं, यानी कि सबडक्शन प्लेट मूवमेंट होता है, तो इसमें ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और जहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाती है वहाँ पे ओशियानिक रिज बनता है ना। चलिए इसके आगे हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, है ना, extreme heat produced by radioactive elements in mantle which is located between 100 to 2900 किलोमीटर beneath the plate of planet surface, यानी अर्थ सरफेस से 100 से 2900 किलोमीटर के डेप्थ पे क्या ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सिक वे कैप द काज एंड कन्वेक्शन करंट टू इमर्ज, और यही जो काज हैं कन्वेक्शन करंट को इमर्ज करते हैं। कन्वेक्शनल करंट सर्कुलेट करते हैं, जैसे डायग्राम में बताया है ना, सर्कुलेट बीनीथ द सॉलिड लिथोस्फीयर इन द लिक्विड एस्थेनोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या है और एस्थेनोस्फीयर क्या है ना, इसको हम आगे एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है, अर्थ है। अर्थ क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक। अब ये कोर क्या है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 लेयर्स ऑफ अर्थ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि डेंसिटी के बेस पे हम लोगों ने किसको कैटेगराइज किया था 6 पार्ट में, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। अब यहाँ से हम एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बात करेंगे, जैसे कि 100 मीटर के डेप्थ पे जाने पे लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें 100 से, यानी कि 100 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर के डेप्थ पे जाने पे टेम्परेचर कितना होगा, तो लगभग कितना 3000 से 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है ना। तो ऐसे में माना जाता है कि ये जो डेप्थ है ना, ये डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाती है, एस्थेनोस्फीयर। ऐसे में 100 से 200 किलोमीटर के डेप्थ पे जाने पे अर्थ लेयर का कोई भी पार्ट अपने किसमें ओरिजिनल स्टेट में नहीं रह सकता, तो कहीं न कहीं इस लेयर का पार्शियली
पार्शियली मेल्टिंग होता है। क्या हो जाता है? पार्शियली मेल्टिंग। और यही पार्शियली मोल्टन स्टेट का जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? स्थूनोस्फेयर। ठीक। अब स्थूनोस्फेयर के ऊपर यानी कि पूरा का पूरा क्रस्ट और हमारा अपर मेंटल क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर, है ना? ये क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर। ठीक। अब इसको ध्यान देने की बात ये है कि इसी लिथोस्फेयर जो पूरे के पूरे क्रस्ट और अपर मेंटल से बना हुआ है उसको हम प्लेट के नाम से भी जानते हैं, है ना? और प्लेट का नाम जो शब्द आया वो सबसे पहले किसने दिया? टूजो विल्सन ने, है ना? तो चलिए अब इससे पहले वाले स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं डाइवर्जेंट कन्वेक्टिव करंट सेपरेट क्रिस्टल ब्लॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना? किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में, फॉर्मिंग सी एंड ओशियन। डाइवर्जेंट कन्वेक्टिव करंट क्या करते हैं? क्रिस्टल ब्लॉक को सेपरेट करते हैं यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं, जिससे क्या बनता है? ओशियन और सी बनता है। एग्जाम्पल इंक्लूड ईस्ट अफ्रीकन लेक सिस्टम, मिड अटलांटिक रिज एंड अदर, है ना? तो जो ईस्ट अफ्रीकन लेक है या फिर मिड अटलांटिक रिज है ये डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट की वजह से बने हुए हैं, है ना? अब कन्वर्जेंट कन्वेक्शनल करंट promote crustal zone to subsidence which leads to sea closure and construction of mountain range, island arc and other features, है ना? अगर हम कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, है ना, तो ऐसे में एक प्लेट जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है ना, यानी कि हैवी प्लेट होता है, लाइटर प्लेट के नीचे क्या हो जाती है? सबडक्ट होती है। और जब सबडक्ट होती है, अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम के बेस पे देख लें, अगर हम ये कहें ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और दूसरा हमारा क्या है? ओशियानिक प्लेट। क्या है? ओशियानिक प्लेट। ऐसे में ओशियानिक प्लेट जो होता है ग्रेनाइट रॉक से बना होता है, सॉरी, ओशियानिक प्लेट जो है बसाल्ट रॉक से बना होता है और कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है या प्लेट है वो ग्रेनाइट रॉक से बना होता है। और दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो डेंसिटी जो है किसकी ज़्यादा होती है? ओशियानिक क्रस्ट की डेंसिटी हाई होती है किसके कंपेयर में? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के, है ना? तो ऐसे में जब ये प्लेटें कन्वर्ज होती हैं तो क्या होता है? जिसकी डेंसिटी हाई है यानी ओशियानिक प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे सबडक्ट होती है। ठीक। अब जब सबडक्ट होगी तो नीचे जाने पे टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। अर्थ क्रस्ट में यानी मेंटल में जब सबडक्शन जोन में जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। ऐसे में जो प्लेट यानी कि ओशियानिक प्लेट जो नीचे सबडक्ट हुई है क्या होगा? पार्शियली मेल्ट होगा। पार्शियली मेल्ट होगा तो यही मोल्टेन स्टेट का जो मैटर है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और ये मैग्मा अर्थ सरफेस को तोड़ते हुए यानी मेल्ट करते हुए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे बाहर आती है। और इस प्रोसेस को पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी या वॉल्केनिज्म या वॉल्केनिक प्रोसेस। ठीक। और इसको क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक। अब वॉल्केनिक माउंटेन बना। अब यहाँ पे जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो कंप्रेशन फोर्स लगता है। अब कंप्रेशन फोर्स की वजह से क्या बनता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे सेडिमेंट का डिपोजिशन है ना, सेडिमेंटेशन हुआ है और यहाँ पे फोल्डिंग प्रोसेस होता है। फोल्डिंग प्रोसेस की वजह से फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है ना। तो जो अभी हम बात कर रहे थे माउंटेन
आइलैंड आर्क एंड अदर फीचर। तो यही सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं किसमें, कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट में, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इस कन्वेक्शनल करंट थियरी का क्रिटिसिज्म किया गया, है ना। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचनाएं की गई। आलोचना ये किया गया कि प्लेट क्या है, लार्ज ब्लॉक ऑफ लिथोस्फीयर। अभी हम पिछले स्लाइड में हम चर्चा किए कि प्लेट क्या है, लार्ज ब्लॉक ऑफ लिथोस्फीयर। और इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं जिसको कन्वेक्शनल करंट के माध्यम से क्या नहीं किया जा सकता, मूव नहीं किया जा सकता, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। कन्वेक्शनल करंट आर इंटायरली डिपेंडेंट on the heat produced by radioactive materials in the mantle, but many scientists have questioned whether there the enough of this heat to support this process। क्या ये इनफ है हीट ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, है ना। इफ हीट इज इनसफिशियंट कन्वेक्शन करंट में नॉट आकर, है ना। अगर ये हीट इनसफिशियंट है तो कन्वेक्शन करंट क्या होगा, जनरेट नहीं होगा। मेकिंग फुल मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस थियरी इन अनफिजिबल, है ना। यानी कि ये फिजिबल नहीं है। इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट राइजिंग करंट हीट द क्रस्ट बाई कंडेंसिंग इट, ठीक। एडिशनली हीट इज लॉस्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यानी कि अभी और भी क्रिटिसिज्म में एक पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि हीट जो है इस प्रोसेस के माध्यम से लॉस भी हो रहा है ना, जिसकी वजह से इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वीकर करंट में कन्वर्ट होगा। और हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ थर्मल कन्वेक्शन करंट बीनीथ द कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक क्रस्ट इज आल्सो क्वेश्चनेबल फिनोमेना, है ना। कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कन्वेक्शन करंट फ्लो हो रहा है किसके नीचे, कन्वेक्शनल करंट कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट के नीचे, ये भी क्वेश्चनेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनफ हीट नहीं है किसके लिए, क्रिएट द करंट। बात समझ में आई। इफ द कन्वर्जेंट मूवमेंट ऑफ कन्वेक्टिव करंट्स कैन नॉट फ्लो हॉरिजॉन्टली, है ना, द डिसेंडिंग कॉलम विल नॉट एग्जिस्ट एंड माउंटेन विल नॉट डेवलप। तो ये क्या है, इसका क्रिटिसिज्म था किसका, कन्वेक्शनल करंट थियरी का, ठीक। अब हम देखते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। अब ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी क्या है, तो ऐसे में जब हम डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट की बात करते हैं, किसकी, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट की, है ना। तो ऐसे में देख लेते हैं कि क्या होता है जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से क्या होती हैं, दूर जाती हैं, तो हमारे मेंटल में क्या होता है, हॉट स्पॉट होता है ना। ये हॉट स्पॉट से मैग्मा निकल करके क्या आता है, अर्थ सरफेस पे बाहर आता है ना। और यहाँ पे प्रेशर जनरेट करता है। प्रेशर जनरेट करने की वजह से एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही है, और ऐसे में ये मैग्मा अर्थ सरफेस पे यानी ओशियानिक क्रस्ट पे निकल करके आती हैं और मार्जिन पे क्या होती हैं, डिपॉजिट होती हैं, है ना। और मार्जिन पे जब डिपॉजिट होती हैं तो कहीं ना कहीं इसको हम क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिज, यानी ओशियानिक रिज। और ऐसे में ये सी का फ्लोर जो है ना, ओशियानिक बॉटम है, ये एक्सपेंड कर रहा है, फ्लोर क्या हो रहा है, स्प्रेड कर रहा है ना। लेकिन ऐसा कहा गया कि अगर सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं इनका एरिया बढ़ना चाहिए, तो नहीं। जैसे जैसे यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं आगे प्लेट का सबडक्शन भी हो रहा है ना। नए क्रस्ट का निर्माण के साथ साथ क्रस्ट का हरासमेंट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है ना, ठीक। चलिए अब ये क्या है, डायग्राम देख रहे हैं आप, अर्ली रिफ्टिंग, अर्ली रिफ्टिंग, है ना, कंटिन्यूड थिनिंग द क्रस्ट एंड मेंटल लिथोस्फीयर। ये क्या है, तो यहाँ पे हॉट स्पॉट जनरेट हुआ, है ना, लावा मैग्मा जा रहा है
और मैग्मा के पास इतना हीट है कि ओशियानिक क्रस्ट को या मेंटल को क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है ना। ऐसे ऐसे मेल्ट करते हुए, यानी कि सेकेंड स्टेज में देख लें एडवांस रिफ्टिंग, है ना। और भी ये क्या है, क्रस्ट और मेंटल के लिथोस्फीयर और भी थीन हो गए। और ऐसे आते आते क्या होता है, सी फ्लोर नीचे स्प्रेड हुआ है, कहीं ना कहीं ये क्षेत्रफल एरिया क्या हो रहा है, बढ़ा। और बढ़ने के साथ साथ नए ओशियानिक क्रस्ट यानी कि रिज का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ये जब मेल्ट करेगा तो कहीं ना कहीं ये बाहर निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या है, यही अब आइसल प्लेन पे यानी कि सी फ्लोर पे माउंटेनियस जैसा स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है, रिज कहलाता है। तो ये फेनोमेना आपको कहाँ पे दिख रहा है, मिड ओशियानिक रिज यानी कि ओशियानिक के बीच में। तो ऐसा चीज़ देखने को आपको अटलांटिक ओशियन में भी देखने को मिल सकता है, पैसिफिक सी में ओशियन में देखने को मिल सकता है, इंडियन ओशियन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें डायग्राम से, तो जैसे जैसे हम रिज से दूर जा रहे हैं, कहाँ, रिज से दूर जा रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या है, लिथोस्फीयर ओल्डेस्ट, है ना। अब यहाँ पे नया क्रस्ट बना हुआ है, मार्जिन वाले प्लेट मार्जिन पे नए क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसे में ये कौन सी एज में है, यंगेस्ट में है। उससे जब दूर जा रहे हैं ओल्डर, और सबसे लास्ट में क्या है, ओल्डेस्ट। तो कहीं ना कहीं इसका एज भी डिफाइन किया जा रहा है, यानी कि सबसे पहले जो फॉर्म हुआ है ये क्या है, अगर हम इसको ओशियानिक बॉडी मान लें, क्या मान लें, ओशियानिक बॉडी, तो कहीं ना कहीं ये कंटिनेंटल सेल्फ है। तो कंटिनेंटल सेल्फ क्या है, ओल्डर है। अब हम बात करेंगे कंटिनेंटल स्लोप की। कंटिनेंटल सेल्फ क्या है, ओल्डेस्ट है। कंटिनेंटल स्लोप क्या है, ओल्डर है। और कंटिनेंटल राइज या अबाइसल प्लेन यानी कि जहाँ पे रिज बन रहा है वो यंगेस्ट एज में है ना। चलिए, जो हम रिज की बात कर रहे थे यहाँ पे देख लेते कि रिज का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे हुआ है। ये हमारा क्या है, इक्वेटर है ना। तो ये जो है, ये एस आकार का जो है ये, है ना, ये मिड अटलांटिक रिज है। ठीक, फिर आपको इंडियन ओशियन में उल्टे वाई के आकार का सेंट्रल इंडियन रीज मिलता है ना। पैसिफिक रीजन में चले जाइए, पैसिफिक ओशियन में, तो ये रीज है ना। तो कहीं ना कहीं रीज कैसे बनते हैं, प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट की वजह से रिज का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की। ये प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट किसने प्रपोज किया था, तो मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, यानी 3 जियोग्राफर थे जो कंबाइन वे में स्टडी किए और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट को प्लेट टेक्टोनिक थियरी दिया, है ना। किस ईयर्स में दिया, 1967 में। अब ये क्या बोलते हैं कि थियरी प्लेट टेक्टोनिक क्या बोलता है, अर्थ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इन डिस्टिंक्ट प्लेट, है ना। लिथोस्फीयर क्या है, कुछ अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है, विच इज फ्लोटिंग ऑन द डक्टाइल लेयर कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, है ना, अपर पार्ट ऑफ मेंटल। अब हम एस्थेनोस्फीयर के बारे में देख लें और लिथोस्फीयर के बारे में देख लें। ये क्या है हमारा, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक, ये जो मेंटल का मिड पार्ट है, यानी कि अगर हम ये कहें कि
100 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर के डेप्थ में जाने पे लगभग 300 से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। और जब इतना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कहीं न कहीं उस लेयर में जो भी लेयर्स हैं, है ना, वो क्या हो जाएंगे, पार्शियली मेल्ट हो जाएंगे, पार्शियली मेल्ट हो जाएंगे, है ना। और यही पार्शियली मेल्ट वाला जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। ठीक। और एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ये पूरा का पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल से मिल करके ये क्या बना हुआ है, लिथोस्फेयर, है ना। और इसी लिथोस्फेयर को इन्होंने क्या नाम दिया, प्लेट नाम दे दिया। ठीक। और प्लेट जो सबसे पहले वर्ड यूज किया उसका क्या नाम था, टूजो विल्सन। ठीक। अगर हम एक स्टेटमेंट में प्लेट को डिफाइन करें तो प्लेट इज अ लार्ज ब्लॉक ऑफ लिथोस्फेयर, है ना, विच इज फ्लोटिंग अपॉन एस्थेनोस्फेयर। अब प्लेट्स मूव हॉरिजेंटली, प्लेट्स मूव हॉरिजेंटली ओवर द एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, है ना, एज रिजिड यूनिट। Lithosphere include crust and upper mantle with the thickness range varying between 5 to 100 kilometer in oceanic part and 200 kilometer in continental area. Oceanic plate contains mainly a सीमेटिक crust. अब यहाँ पे सीमेटिक crust एंड एक वर्ड मिलेगा सियालिक क्रस्ट, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर की। तो अगर केमिकल के बेस पे अर्थ के लेयर को डिफाइन किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो जो हमारा क्रस्ट है सियाल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सियाल से। और मेंटल हमारा किससे बना हुआ है, सीमा से बना हुआ है। कोर नीफे से, है ना। तो इसका पूरा नाम अगर हम बात करें तो सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, नीफे का मतलब होता है निकिल एंड आयरन। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, ओशियानिक प्लेट किससे बना हुआ आता है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, है ना, रिलेटिवली थिनर वाइल द कॉन्टिनेंटल प्लेट कंटेन्स सियालिक मटेरियल, है ना, कि कहीं न कहीं जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो हमारा किससे बना हुआ है, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम से, है ना। चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने एस्थेनोस्फेयर के बारे में बात किया था। एस्थेनोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर क्या है, और लास्ट में हम बात कर लेते हैं प्लेट के बारे में, है ना। तो प्लेट क्या है, प्लेट, प्लेट क्या होता है, लार्ज ब्लॉक ऑफ, लार्ज ब्लॉक ऑफ लिथोस्फेयर, है ना। अब लिथोस्फेयर किसके ऊपर फ्लोट करता है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। किसके ऊपर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। ठीक। चलिए, जिसकी वजह से ही प्लेट हमारे क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि प्लेट कितने हैं। तो नंबर ऑफ प्लेट्स में अगर हम बात करें तो अमेरिकन अर्थ साइंस के द्वारा जो अप्रूव्ड हैं वो कितने टाइप के प्लेट्स हैं, 7 टाइप्स के, है ना, जो मेजर प्लेट्स हैं। तो एक हमारा अफ्रीकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यूरोप और रसिया को मिला करके हमारा यूरेशियन प्लेट है। ठीक। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिला करके हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी कि नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5, है ना। अंटार्कटिकन प्लेट 6,
और पैसिफिक ओशियन वाला प्लेट जो है वो हमारा 7th प्लेट है। यानी कि लार्ज जो प्लेट्स हैं वो नंबर में कितने हैं, 7 हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट, है ना। अब इन्हीं 7 मेजर प्लेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे अर्थ सरफेस पे जो भी लैंड फॉर्म्स क्रिएट हुए हैं कैसे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ प्लेट्स में कौन से मेजर प्लेट्स हैं, कौन से माइनर प्लेट हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से डिफाइन किया गया है, द अर्थ लिथोस्फीयर विच इज मेड अप ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल इज ब्रोकन इनटू डिस्टिंक्ट प्लेट्स विच आर फ्लोटिंग ऑन डक्टाइल लेयर ऑफ एस्थोनोस्फेयर। अब एस्थोनोस्फेयर किससे बना हुआ है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल, है ना। ठीक, मेजर प्लेट्स अंटार्कटिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेजर प्लेट्स के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी माइनर प्लेट्स के बारे में भी पूछ लेता है ना। तो माइनर प्लेट्स के बारे में उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ एक लोकल लेवल पे ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट प्लेट है कोकोस प्लेट, है ना, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में लाई करता है। नजका प्लेट साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है ना। पिछले वाले स्लाइड में मैप दिया गया है ना, उस मैप में पूरा प्रॉपर वे में प्लेट्स को शो किया गया है। अरेबियन प्लेट मोस्टली इन सऊदी अरेबियन लैंड मास। फिलीपींस प्लेट एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में लाई करता है। कौन सा, फिलीपींस प्लेट। कैरोलिन प्लेट कहाँ पे है, फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट्स के बीच में, है ना। फूजी प्लेट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जुआन डी फ्यूका प्लेट ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, है ना। चलिए, तो ये माइनर प्लेट्स थे और कुछ मेजर प्लेट्स थे। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा गया है ना। अब हम बात कर लेते हैं एस्थोनोस्फेयर के बारे में। एस्थोनोस्फेयर क्या है, ये हमारा क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये क्या है, लिथोस्फेयर, है ना। लिथोस्फेयर किससे बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल से, है ना। ये हमारा क्रस्ट है और क्रस्ट लिथोस्फेयर है, और लिथोस्फेयर के नीचे क्या है, एस्थोनोस्फेयर, जो पार्शियली मोल्टेन स्टेट में है। और पार्शियली मोल्टेन स्टेट में होने की वजह से ये फ्लूइड मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिस पे लिथोस्फेयर या प्लेट हमारे जो हैं स्लाइड करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इट इज द जोन ऑफ अर्थ मेंटल लाइज जस्ट बीनीथ द लिथोस्फेयर, है ना। और क्या है, ये मच हॉटर एंड मोर फ्लूइड देन लिथोस्फेयर। कौन, एस्थोनोस्फेयर के बारे में बात किया जा रहा है। एस्थोनोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम द 100 किलोमीटर टू अबाउट 700 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, यानी कि 100 से 700 किलोमीटर के डेप्थ में एस्थोनोस्फेयर लाई करता है। अब यहाँ पे दो प्लेट्स के बारे में दिखाया गया, लिथोस्फेयर, दोनों के बीच में कंप्रेशन हो रहा है ना। दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं, कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट हो रहा है। ठीक, और ये जो नीचे जाती हुई प्लेट दिखाई गई है, यानी कि प्लेट का लिथोस्फेयर प्लेट का सबडक्शन हो रहा है। ठीक, इसको हम सबडक्शन जोन बोलते हैं। बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स के बारे में देख लेते हैं, है ना। कितने टाइप्स के बाउंड्रीज होती हैं प्लेट्स के। द मोमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट क्रिएट्स 3 टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक बाउंड्री, है ना। कन्वर्जेंट बाउंड्री, कौन सा, कन्वर्जेंट बाउंड्री फर्स्ट। सेकंड डाइवर्जेंट बाउंड्री, थर्ड जो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या पैरेलल प्लेट बाउंड्री। अब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होता है, जब 2 or more प्लेट्स
कम टुवर्ड्स ईच अदर, है ना, जब दो या दो से अधिक प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट में क्या होता है, दो या दो से अधिक प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। लेकिन वहीं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या पैरेलल बाउंड्री में क्या होता है, वेयर प्लेट्स मूव साइड अवे इन रिलेटिव टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पे न ही एक दूसरे के पास आ रही हैं न ही एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बल्कि साइड बाय साइड ये पैरेलली मूव कर रही हैं। ठीक है, अब कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होता है, convergent plate boundary is formed when tectonic plate crash into each other. They are also known as destructive boundaries, है ना। यहाँ पे जब सबडक्शन होता है प्लेट का तो वहाँ पे कहीं न कहीं क्रस्ट का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, दिस बाउंड्री ऑफ सबडक्शन जोन, है ना, क्या होता है, सबडक्शन जोन होता है, वेयर द हैवियर प्लेट्स स्लिप अंडर द लाइटर प्लेट क्रिएटिंग अ डीप ट्रंच। ठीक, दिस सबडक्शन changes the dense metal material into buoyant magma which rises through the crust to the earth surface। ठीक, अब इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, चलिए यहीं पे एक बार देख लेते हैं, है ना, कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता क्या है। चलिए, जब दो या दो से अधिक प्लेट, यानी कि अगर हम बात कर लें, एक हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और दूसरा ओशियानिक क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है ओशियानिक क्रस्ट के कंपेयर में, यानी कि ओशियानिक क्रस्ट की डेंसिटी हाई होती है। ओशियानिक क्रस्ट किससे बना होता है, बसाल्ट रॉक से, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना होता है ग्रेनाइट रॉक से। और ऐसे में जब ओशियानिक क्रस्ट हैवी है ना, तो नीचे अर्थ के इंटीरियर लेयर्स को ब्रेक डाउन करते हुए जाती है। अब जब सबडक्शन जोन में पहुंचता है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, मच हायर है, बहुत ज़्यादा है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऐसे में यही बात की जा रही है कि मेंटल जो है किस में चेंज होता है, मैग्मा में, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, पार्शियली मोल्टेन स्टेट में, है ना, पार्शियली मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। और यही मोल्टेन स्टेट यानी मैग्मा क्या है, क्रस्ट को तोड़ते हुए बाहर आती है ना, जिससे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और इसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। तो कहीं न कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, क्रस्ट जो है मेल्ट हो रहा है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं जो भी कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट हो रहा है उसमें दो टाइप्स के ही मूवमेंट होंगे, यानी कि मूवमेंट तो होंगे तीन टाइप के, लेकिन कौन कौन से प्लेट के बीच में, ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में, है ना। तो यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे ओशियानिक प्लेट में कन्वर्जेंट मूवमेंट हो, या फिर ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में मूवमेंट हो, है ना, या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में मूवमेंट हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट मूवमेंट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं एक प्लेट जो है वो कौन सा प्लेट है, ओशियानिक प्लेट है, और दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, अब जब दोनों प्लेट में क्या होगा, कोलिजन होगा, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती हैं, तो जो डेंसर है, क्या है, मोर डेंस प्लेट है, वो लाइट डेंस प्लेट के नीचे क्या होती है, सबडक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं ओशियानिक क्रस्ट जो है वो उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपेयर में। तो कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे कौन सी प्लेट सबडक्ट हो रही है, ओशियानिक
ये ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक प्लेट है ना। ओशियानिक प्लेट जब कंटिनेंटल क्रस्ट के नीचे सबडक्ट होती है तो कहीं न कहीं ओशियानिक प्लेट का क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ओशियानिक प्लेट का क्या होता है, पार्शियली मेल्टिंग होता है, जिसकी वजह से मैग्मा बाहर निकलते हैं, यानी कि वोल्केनिक एक्टिविटी होता है। और इससे बने हुए माउंटेन को, है ना, स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक आर्क बोलते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, व्हेन कंटिनेंटल एंड ओशियानिक प्लेट कोलाइड्स द थिनर एंड मोर डेंस ओशियानिक प्लेट ओवर हिडन बाई क्या, थिकर एंड लेस डेंस कंटिनेंटल प्लेट। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, रॉकी एंड एंडीज माउंटेन इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली, है ना। तो कहीं कहीं नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन और साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन ओशियानिक और कंटिनेंटल प्लेट का एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम स्पेस एक पेज छोड़े थे, किसके लिए, इसी को समझाने के लिए, है ना, कि अगर हमारा एक कंटिनेंटल प्लेट है और दूसरा क्या है, ओशियानिक प्लेट, तो कंटिनेंटल प्लेट की डेंसिटी क्या है, कम है, और ओशियानिक प्लेट की जो डेंसिटी है वो हाई है, क्योंकि ओशियानिक प्लेट का जो रॉक स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ, बसाल्ट रॉक से, जबकि जबकि जो कंटिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट से बना होता है ना। अब जब ओशियानिक क्रस्ट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो अर्थ के इंटीरियर लेयर्स को तोड़ते हुए जाएगी, है ना। अब डीप में जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से सेंटर के तरफ जाते हैं, टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि यहाँ पे प्लेट का क्या हो जाता है, पार्शियली मेल्टिंग होता है ना। और जब ये प्लेट को तोड़ते हुए, इंटीरियर लेयर्स को तोड़ते हुए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है, फ्रैक्चर क्रिएट करता है, तोड़ते हुए जाते हैं तो जनरेट होता है वाइब्रेशन, और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक जनरेट होते हैं, है ना, सिस्मिक वेव जनरेट होते हैं, और ये सिस्मिक वेव अर्थक्वेक को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब सबडक्शन जोन में ओशियानिक प्लेट जाता है तो पहला इवेंट तो होता है अर्थक्वेक, और दूसरा जब यही प्लेट पार्शियली मेल्टिंग होता है तो क्या होता है, लावा के फॉर्म में कंटिनेंटल क्रस्ट पे क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन या वॉल्केनिक आर्क। और ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी या वॉल्केनिज्म या वॉल्केनिक प्रोसेस। ठीक, और ऐसे में जब यहाँ पे सेडिमेंट के डिपोजिशन होते हैं, है ना, कहाँ पे, मार्जिन पे, प्लेट मार्जिन पे, है ना, प्लेट मार्जिन पे सेडिमेंट का डिपोजिशन हुआ है, जिसकी वजह से कंप्रेशन फोर्स लगने की वजह से क्या हुआ, फोल्डिंग बना, और फोल्डिंग की वजह से क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन। अब यहाँ पे अगर हम एक ब्लॉक ले लें, दोनों तरफ से क्या करें, कंप्रेशन फोर्स जनरेट करें, है ना, तो कहीं न कहीं इसमें एक ऐसे ऐसे फोल्ड बना, है ना, और ये फोल्ड और भी कंप्रेशन लगाया जाए तो ऐसे कहीं न कहीं बनेंगे, है ना। ये तो अप फोल्ड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन, और डाउन फोल्ड जो होता है उसको बोलते हैं सिंक्लाइन। ठीक, चलिए कंटिनेंटल क्रस्ट मूवमेंट में क्या होता है, तो कहीं न कहीं कंटिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, कंटिनेंटल क्रस्ट के नीचे सबडक्ट होता है, दो प्लेट एक दूसरे प्लेट के क्या हो रही हैं, करीब आ रही हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के बीच में टेथिस सी हुआ करता था, और बहुत साल पहले टेथिस सी का कंप्रेशन हो गया, है ना। कंप्रेशन होने की वजह से टेथिस सी एक तो सबडक्ट होने की वजह से मेल्ट भी हुआ, है ना,
होने के साथ साथ इनका कंप्रेशन हुआ और आज के डेट में क्या है, कंटिनेंटल क्रस्ट और कंटिनेंटल क्रस्ट के बीच में ही कोलाइड हो रहे हैं। टेथिस सी अब नहीं है क्योंकि इसका कंप्रेशन हो चुका है। तो अगर हम बात करें आज के डेट में, ये कंटिनेंटल क्रस्ट है और ये हमारे कंटिनेंटल क्रस्ट हैं। तो जिस तरीके से हम ओशियानिक करंट क्रस्ट और कंटिनेंटल क्रस्ट के बीच में कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट देखे तो वहाँ पे ओशियानिक क्रस्ट यानी कि ओशियानिक प्लेट जो है कंटिनेंटल क्रस्ट के नीचे सबडक्ट हो रहा है और ओशियानिक प्लेट का क्या हुआ, पार्शियली मेल्टिंग हुआ, जिसकी वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक वगैरह हो रहे हैं, है ना। लेकिन कंटिनेंटल प्लेट में आज के डेट में क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंटिनेंटल प्लेट, दोनों प्लेट की डेंसिटी क्या है, सेम है ना। और दोनों की दोनों क्या है, लाइटर प्लेट है, हल्की प्लेट है। और ऐसे में एक प्लेट दूसरे प्लेट से नीचे सबडक्ट ना होकर के जस्ट उसके नीचे सबडक्ट हुई है, हाँ। ऐसे में यहाँ पे प्लेट की पार्शियल मेल्टिंग नहीं होता है, हाँ, लेकिन कंप्रेशन फोर्स लगने की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है ना। और इसका एग्जाम्पल हम क्या कहाँ पे देखते हैं, हिमालयन के फॉर्मेशन में, है ना। हिमालय बना हुआ है इससे, ठीक। चलिए, इन कंटिनेंटल कन्वर्जेंस एट कंटिनेंट convergent margin due to lower density, both the continental crustal plates are too light to be carried downward into the trench, ठीक है। In most cases neither plate subduct, or even if one plate subduct, the subduction zone will not go deeper than 40 to 50 किलोमीटर। अब ऐसे केस में द टू प्लेट कन्वर्ज बकल अप, है ना, सीचर जोन क्रिएट होता है, फोल्ड की वजह से फोल्ड माउंटेन और फाल्ट बनते हैं। एज द कंटिनेंटल प्लेट कन्वर्ज द ओशियन बेसिक आर सेडिमेंट्री बेसिन्स, है ना, जियोसिंक्लाइन sediment found along the continental margin is squeezed between the two converging plates, है ना। यानी कि कहीं न कहीं सेडिमेंट की वजह से ही क्या हो रहा है, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कंटिनेंटल प्लेट की वजह से क्या क्या इवेंट हुए हैं। हिमालयन माउंटेन हैव कव आउट द ग्रेट सिंक्लाइन कॉल द टेथिस सी एंड द अपलिफ्ट हैज टेकन प्लेस इन द डिफरेंट फेज। यानी कि ये ऑल ऑफ सडन होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये डिफरेंस फेजेज में, ये अलग अलग फेज में ये प्रोसेस हुआ है ना, जिसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग परमियन पीरियड, है ना, देयर वाज सब कॉन्टिनेंट नोन एज पंजिया। पंजिया के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था। इट्स नॉर्दर्न पार्ट कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंट डे नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, विच इज कॉल्ड लारेशिया एंड अंगारा लैंड या लारेंसिया। सदर्न पार्ट ऑफ पंजिया कंसिस्टेड ऑफ प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। दिस लैंड मास वाज कॉल्ड गोंडवाना लैंड, है ना। तो सुपर कंटिनेंट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। इन बिटवीन लारेंसिया एंड गोंडवाना लैंड देयर वाज लॉन्ग नैरो एंड स्वैलो सी नोन एज द टेथिस सी। यानी कि ये पूरा का पूरा अगर हमारा पंजिया है तो ये हमारा क्या हुआ करता था, टेथिस सी हुआ करता था। और ये ऊपर वाला पार्ट लारेंसिया और नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड हुआ करता था। टूटने के बाद आज के डेट में नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, ये सब और गोंडवाना लैंड से क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो अब हम बात करें, देयर वाज मेनी रिवर्स विच
which were flowing into the Tethys Sea. Himalayan river were older than the Himalayan themselves, है ना, ये सारी चीजें हैं. Sediment were brought by these river and deposited on the floor of Tethys Sea. टेथिस सी का जो फ्लोर है रिवर्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट के डिपोजिशन से आज के डेट में फुलअप हो चुका है. दिस सेडिमेंट्स वेर सब्जेक्टेड टू पावरफुल कंप्रेशन ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्लेट, इंडियन प्लेट, रिजल्टेड इन द फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट. ठीक है, जो भी हम सेडिमेंट का डिपोजिशन और फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन बात कर रहे थे वही है. ठीक ना. अब हम देख लेते हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या था पहले और आज के डेट में क्या है ना. तो स्टार्टिंग में हम बात किए थे कि हमारा जो इंडिया है गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, है ना. तो गोंडवाना लैंड कहाँ पे था? साउथ में टेथिस सी के. अगर ये टेथिस सी है ना, तो इसके साउथ में गोंडवाना लैंड है. और गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था क्या? इंडिया. तो इंडिया पहले क्या था? इंडिया का लोकेशन ये था. कहीं न कहीं प्लेट के बीच में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है. और आज के डेट में इंडिया का लोकेशन इक्वेटर के नॉर्थ में, यानी कि अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक पहुंच चुका है. ठीक. चलिए, ओशियानिक प्लेट मूवमेंट में क्या होता है? ओशियानिक प्लेट मूवमेंट में जैसे हम बात कर रहे थे कंटिनेंटल प्लेट मूवमेंट के बारे में, कंटिनेंटल ओशियानिक प्लेट मूवमेंट के बारे में, सेम वही फेनोमेना यहाँ पे भी हो रही है ना. लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों प्लेट कौन से हैं? ओशियानिक प्लेट हैं. तो ओशियानिक प्लेट मूवमेंट जहाँ पे भी हुआ है वहाँ पे कौन? ओशियानिक प्लेट ही एक प्लेट के नीचे सबडक्ट हुई है. और ऐसे में जब ओशियानिक प्लेट का पार्शियली मेल्टन हुआ है तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से आज के डेट में वॉल्केनिक आर्क तो बना है, लेकिन ओशियानिक प्लेट मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? जैसे जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब आइलैंड्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, है ना. इन्हीं का फॉर्मेशन ओशियानिक प्लेट मूवमेंट्स की वजह से हुआ है. लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर लें कि क्या ओशियानिक प्लेट मूवमेंट में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, अर्थक्वेक आएगा, सुनामी आएगी, क्या यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बनेगा? तो नहीं. क्यों? क्योंकि ये जो है ओशियानिक क्रस्ट है, यहाँ पे सेडिमेंट का डिपोजिशन नहीं हुआ है. और सेडिमेंट के डिपोजिशन होने की वजह से कहीं ना कहीं सेडिमेंट क्या है? सॉफ्ट मटेरियल है ना. सॉफ्ट मटेरियल की वजह से उसमें फोल्ड बनता है. और ये सेडिमेंटेशन तो हुआ नहीं है, सेडिमेंटेशन नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है ना. चलिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियन कन्वर्जेंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ जापान आइलैंड आर्क, इंडोनेशियन आर्किपेलागो, फिलीपींस आइलैंड आर्क एंड कैरेबियन आइलैंड, है ना. तो ये इसका एक एग्जाम्पल है. ठीक. ट्रेंच वगैरह बनते हैं, ओशियानिक क्रस्ट बनता है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट क्या है? तो डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट. द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री occurs when two plate tectonic plates move away from each other. Along this boundary earthquake common, magma rise, है ना, फ्रॉम द अर्थ मेंटल टू सरफेस, यानी कि अर्थ मेंटल से सरफेस तक क्या आते हैं? मैग्मा आते हैं. किनके फॉर्म में? लावा के फॉर्म में. सॉलिडिफाइंग टू क्रिएट अ न्यू ओशियानिक क्रस्ट. और यही जब लावा सॉलिड के रूप में जैसे ओशियानिक क्रस्ट पे जैसे आते हैं, ये क्या होते हैं? वाटर के कांटेक्ट में आकर के ठंडे होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं, है ना, जिससे न्यू ओशियानिक क्रस्ट बनता है, रिज बनता है. इसका एग्जांपल क्या है? मिड अटलांटिक रिज. अब रिज क्या होता है? जैसे हम ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे माउंटेन वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, वही स्ट्रक्चर ओशियानिक क्रस्ट यानी कि अबाइसल प्लेन पे देखने को मिले तो उसको हम रिज बोलते हैं. ठीक है.
तो यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट यानी कि बात कर लें ओशियानिक डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट की, तो यहाँ पे रिज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कंटिनेंटल डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। ठीक, कौन कौन से कंटिनेंटल डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। When continental plates move away from each other is known as continental divergent plate boundary. अब रिजल्टेंट लैंडमार्क्स आर रिफ्ट वैली क्या है एंड ब्लॉक माउंटेन। ठीक, ऑन लैंड जियान टफ सच एज द ग्रेट रिफ्ट वैली इन अफ्रीका फ्रॉम वेयर प्लेस टू द अपार्ट, है ना। इसका जो क्या है एग्जाम्पल है ग्रेट रिफ्ट वैली इन अफ्रीका। इफ द प्लेट देयर कंटिन्यू टू डाइवर्ज, अगर ये प्लेट कंटिन्यू डाइवर्ज होता रहा तो मिलियंस ऑफ ईयर फ्रॉम नाउ यानी कि आज की डेट से मिलियंस ईयर्स बाद ईस्ट अफ्रीकन विल स्प्लिट फ्रॉम द कंटिनेंट एंड फॉर्म ए न्यू लैंड मास, है ना। यानी कि आगे आने वाले समय में अगर ऐसे ही डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट होता रहा तो ईस्टर्न अफ्रीका किसके फॉर्म में एक नए लैंड फॉर्म के रूप में दिखाई देगा, है ना। अगर एग्जाम्पल के रूप में देख लें कंटिनेंटल डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की, तो ईस्ट रिफ्ट वैली जो कहाँ पे है ताइवान में, जॉर्डन रिफ्ट वैली इजराइल एंड जॉर्डन, बैकाल रिफ्ट वैली सदर्न साइबेरिया जो रसिया में है, ग्रेट रिफ्ट वैली जो कहाँ पे है ईस्ट अफ्रीका में। तो अभी हम ईस्ट अफ्रीका की ही बात कर रहे थे जो आने वाले समय में अलग लैंड फॉर्म्स के रूप में देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए यहाँ पे जो हम रिफ्ट वैली की बात कर रहे थे वो यही रिफ्ट वैली है जो अभी स्प्लिट अप हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, और आने वाले समय में ऐसे ही डाइवर्जेंट होता रहा तो ये अलग लैंड फॉर्म्स के रूप में दिखाई देगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होता है। अब यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता कैसे है, तो कहीं ना कहीं जब ये मैग्मा हॉट स्पॉट से मैग्मा या कन्वेक्शनल करंट निकलता है जनरेट होता है तो प्रेशर अप्लाई करता है और कहीं ना कहीं लिथोस्फीयर को मेल्ट करता है। मेल्ट करने की वजह से यहाँ पे प्रेशर जनरेट किया और ये प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और ये किस पे दूर जा रहा है, कहीं ना कहीं ये एस्थेनोस्फीयर पे लिथोस्फीयर क्या कर रहा है फ्लोट कर रहा है। ठीक, तो ये डायग्राम में यही शो किया गया है। अब जब कभी भी, है ना, अब यहाँ पे एक डायग्राम है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है स्टेबल पार्ट है, क्या है हमारा अर्थ का क्रस्ट है, स्टेबल पार्ट है। अब किसी फोर्स के कारण जब क्या हुआ बीच वाला पार्ट अपर डायरेक्शन की तरफ अपलिफ्टमेंट हो गया, है ना, तो जिसको क्या बोलते हैं हार्स्ट माउंटेन, क्या बोलते हैं हार्स्ट माउंटेन। ठीक, या फिर कभी कभी क्या होता है साइड से क्या हुआ नीचे सबडक्ट हो गया, है ना। तो ऐसे में ये जब स्ट्रक्चर बना तो इसको सबसिडेंट या रिफ्ट वैली बोलते हैं और साइड को ब्लॉक माउंटेन। ठीक, बात समझ में आई। हाँ, ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं हार्स्ट माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, है ना, और ग्रेवन वैली देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन में डिफरेंस क्या होता है, तो फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट कोलाइड, है ना, दे फोल्ड ओवर ईच अदर एंड फॉर्म माउंटेन नोन एज फोल्ड माउंटेन। कहीं न कहीं दो प्लेट्स के बीच में जब कोलिजन होता है यानी कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट की वजह से क्या बनता है फोल्ड माउंटेन। हिमालयन माउंटेन एंड अल्पस माउंटेन आर यंग फोल्ड माउंटेन विथ रब्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक, यानी कि ये क्या है बहुत ही इसका पीक जो है बहुत ही कोनिकल होता है ना, यानी कि हाइट पे होता है। अब अरावली की बात कर लें। अरावली का जो रेंज है वो हमारे इंडिया में दिल्ली से लेकर के गुजरात में अहमदाबाद तक इसका एक्सटेंट है ना, और कहाँ पे है इंडिया में।
वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इन द वर्ल्ड, है ना। सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन पूरे वर्ल्ड में कौन सा है? अरावली। दिस रेंज हैज कंसिडरेबल बाई वन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, है ना। इसका बहुत मोस्ट पार्ट इरोजन हो चुका है, जिसकी वजह से बचे हुए पार्ट को रेसिडुअल माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अपलेशियन माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूराल माउंटेन इन रसिया है राउंडेड फीचर एंड लो एलिवेशन, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यानी कि जैसे हम इंडिया में अरावली की बात करते हैं, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन है, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन माउंटेन भी ओल्डेस्ट माउंटेन है। रसिया में यूराल माउंटेन भी ओल्डेस्ट माउंटेन है। इसका हाइट जो है कम है। अपलेशियन माउंटेन का अगर हम बात करें तो जो हाईएस्ट पीक है माउंट मिचेल है। ठीक। चलिए, अब ब्लॉक माउंटेन क्या है? ब्लॉक माउंटेन आर फॉर्म व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे फोल्ड माउंटेन क्या होता है? जब एक दूसरे के करीब आ रही हैं प्लेट्स, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही हैं, यानी डाइवर्जेंट प्लेट, causing cracks on the surface of earth. In other words, when large area is broken and displaced vertically, जैसे पिछले वाले स्लाइड में हम लोग देखे कि डिस्प्लेस हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसे में क्या बनता है? ब्लॉक माउंटेन। द अपलिफ्टेड ब्रोकन आर टर्म एज हॉर्स्ट माउंटेन एंड लोअर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेवन, है ना। जैसे अभी पीछे वाले स्लाइड में देख लें, देखिए ये वाला लोअर जो ब्रोकन पार्ट है क्या है? लोअर वाला, ये लोअर पार्ट ये क्या है? ग्रेवन है। और जो अपर पार्ट है वो क्या है? हॉर्स्ट माउंटेन है। ठीक। चलिए, द राइन वैली क्या है? राइन वैली एंड ओगास माउंटेन इन यूरोप कहाँ पे है? राइन वैली और योगास माउंटेन कहाँ पे है? यूरोप में। और इस सच टाइप ऑफ माउंटेन का एग्जाम्पल है, यानी कि ब्लॉक माउंटेन के ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। चलिए, अब आगे देख लेते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन फोल्डिंग प्रोसेस की वजह से बनते हैं, जहाँ पे जिस प्लेट मार्जिन पे सेडिमेंटेशन हुआ है वहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लगने की वजह से फोल्ड माउंटेन बना हुआ है। देखिए यहाँ पे शो किया गया कंप्रेशन की वजह से, यानी कि दो साइड से क्या हो रहा है? फोर्स काम कर रहा है। और इस क्रस्ट में क्या हो रहा है? फोल्डिंग बना, है ना। ये देखिए फोल्ड बन रहा है ना। कंप्रेशन फोर्स। अब यही जो कंप्रेशन फोर्स जब स्ट्रांग है तो डाउन वर्ड जो है ना, डाउन फोल्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंक्लाइन। और जो अप फोल्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइन। ठीक। ये कभी कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब ओशियानिक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का भी एग्जाम्पल देख लें, है ना। A divergent boundary occurs when two tectonic plates move away from each other along the boundaries. Earthquake are common and magma rise from Earth's mantle to the surface, है ना। ऐसे में जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अर्थक्वेक कॉमन है ना। और मैग्मा अर्थ के मेंटल से सरफेस तक निकल करके आते हैं। कहीं न कहीं जब नीचे क्या है? एक तो हमारा कन्वेक्शनल करंट हॉट स्पॉट, है ना, वहाँ से गर्म गलित पदार्थ यानी कि मोल्टेन स्टेट का मटेरियल मैग्मा के फॉर्म में अर्थ के लेयर को तोड़ते हुए अर्थ सरफेस पे आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? लावा, है ना। कहाँ पे आते हैं? सॉलिडिफाइंग एंड क्रिएट न्यू ओशियानिक क्रस्ट। अगर ये ओशियानिक क्रस्ट पे डिपॉजिट हो रहे हैं, सॉलिडिफाई हो रहे हैं, तो न्यू ओशियानिक क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना। और मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, है ना। मिड अटलांटिक ओशियन क्या है? अटलांटिक रिज जो है ओशियानिक डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट का एक एग्जाम्पल है। ठीक। चलिए, अब देख लेते हैं यहाँ पे मिड ओशियानिक रिज। ठीक।
तो यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट जनरेट हो रहा है। कन्वेक्शनल करंट कैसे जनरेट होते हैं आपको पहले भी बता चुका कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिकेइंग होता है और थर्मल डिस्टरबेंस की वजह से कन्वेक्शनल करंट जनरेट होते हैं। और यहाँ पे जब करंट जनरेट हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है प्लेट जो है पार्शियली मेल्ट हुआ। मेल्ट होने के बाद मैग्मा का फॉर्मेशन हुआ और यही मैग्मा अपर पार्ट को तोड़ते हुए बाहर आते हैं और प्लेट को क्या करते हैं, पार्शियली मेल्ट करते हैं, है ना। और ये ऐसे इस फॉर्म में क्या हो रहा है, अर्थ सरफेस पे आते हैं और अर्थ सरफेस पे आके ओशियानिक क्रस्ट पे आके सॉलिडिफाई हो रहा है और इसको क्या बोलते हैं, रिज। क्या बोलते हैं, रिज। तो ये है ओशियानिक रिज। ठीक, चलिए अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या है। टू प्लेट्स स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर फॉर्म्स ए ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, है ना। यहाँ पे क्या होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे से ना ही करीब आ रही हैं, है ना, ना ही दूर जा रहे हैं, ना ही कन्वर्जेंट प्लेट हो रहा है, ना ही डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट हो रहा है, बल्कि ये साइड बाय साइड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब कहीं दोनों प्लेट के बीच में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट होता है, वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन की वजह से क्या बनते हैं, अर्थक्वेक जनरेट होता है ना। नेचुरल एंड ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर दैट क्रॉसेस द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री अपसेट स्प्लिट इनटू पीसेस एंड कैरिड इन अपोजिट डायरेक्शन। Rock that line the boundary are polarized as the plates grid along, creating a linear fault, valleys and undersea canyon, है ना। कैनियन के बारे में अगर देखें तो अगर ये हमारा सरफेस है तो ये आई के आकार का है ना, बहुत ही पतला और डीप वैली होता है जिसको हम कैनियन बोलते हैं। अर्थक्वेक आर कॉमन along this fault. In contrast, the convergent and divergent boundaries, the crust is cracked and broken at transform margin but is not created or not destroyed। यानी यहाँ पे नहीं नए क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और ना ही किसी क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इससे केवल और केवल क्या होता है, अर्थक्वेक जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल सैन एंड्रियास फॉल्ट जोन, है ना। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का अगर हम देखें एग्जाम्पल तो क्या है, सैन एंड्रियास फॉल्ट जोन। ठीक, चलिए एस्थोनोस्फेयर, ये प्लेट कौन सा प्लेट मूवमेंट है, ट्रांसफॉर्म प्लेट, है ना। एक प्लेट क्या कर रही है, साइड बाय साइड एक दूसरे से पैरेलली मूव कर रहे हैं और डिस्प्लेस्ड रॉक हो रहा है ना। क्या हो रहा है, एक दूसरे से डिस्प्लेस हो रहा है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग जोन, है ना। और शेयरिंग जोन में जहाँ पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से वाइब्रेशन और अर्थक्वेक टेक्स प्लेस, है ना, अर्थक्वेक जनरेट हुआ। ठीक, तो ये है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने पोस्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी यानी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे कौन कौन से प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक, उनका लोकेशन क्या है, उसका रिजल्टेंट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग श्री राम स्टडी पोर्टल। ठीक, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को, श्री राम स्टडी पोर्टल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर भी करें, जिससे अच्छे कंटेंट लोगों के बीच में क्या हो, रोटेट हो और लोग इस कंटेंट का यूटिलाइजेशन अच्छे तौर पे कर सकें, है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग श्री राम स्टडी पोर्टल।